हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आओ पढ़े क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 1 कक्षा 10वीं। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। इस पाठ के लेखक हैं कलम के सिपाही आदरणीय प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने इस पाठ के अंतर्गत ऐसे दो भाइयों की कहानी का वर्णन किया है जो अपने परिवार से अलग होकर शहर में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है और वह अपने छोटे भाई की शिक्षा एवं सुरक्षित भविष्य के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि यदि मेरा भाई सही राह पर न चला या अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो पाया तो शायद उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो वह समय समय पर अपने छोटे भाई को मार्गदर्शन देते रहते हैं और वह मार्गदर्शन किस प्रकार का है और उससे छोटे भाई को क्या क्या फायदे होते हैं, आइए पढ़ते हैं पाठ के अंतर्गत। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 5 साल बड़े भैया हैं तो 5 साल आगे होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 3 दर्जे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूबसूरत और मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। यानी शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए ये परम आवश्यक है कि मन लगाकर और जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। और दुर्भाग्यवश यदि बड़े भाई साहब 1 साल की शिक्षा 2 साल और 2 साल से ज्यादा कभी कभी 3 साल भी लगाते थे प्राप्त करने में, तो ऐसा ही कुछ कारण रहा जो 5 साल बड़े होने के बाद भी दोनों भाइयों में केवल 3 दर्जे का ही अंतर था। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उनमें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जनसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। आजकल ऐसा आदर कहाँ देखने को मिलता है ना। छोटा भाई बड़े भाई के हुक्म को कानून समझते हैं और यह निश्चित करते हैं कि जो भी बड़े भैया ने कहा उसे तो मानना ही है। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए ही कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता और न कोई सामंजस्य। आप में से भी बहुत सारे बच्चों की बुक्स में मैंने देखा है, किताब में, कॉपी में कुछ छोटे छोटे फूल, कोई पत्तियां, कोई डिजाइन बनाई जाती है, तो ये भी कुछ ऐसा ही करते थे। मसलन एक बार उनके कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। क्या लिखा हुआ था उसके अंतर्गत? उसमें लिखा था स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक चेहरा, एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन मैं असफल रहा। जब छोटे भाई ने देखा कि बड़े भैया की बुक में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिससे कोई वाक्य नहीं बनता, तो उसने कोशिश की कि जरूर इसका कोई अर्थ होगा, बट छोटा भाई सफल न हुआ और उनसे पूछने का साहस भी न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, वह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और मैं 5वीं कक्षा में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। लेखक को लगता था कि मैं छोटा हूँ, इसीलिए बड़े भाई ने जरूर कुछ सारपूर्ण ये बात लिखी है जिससे मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना
पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने क्यों मेरे मुंह से यह बात निकलती ही न थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन यह कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से वे मेरा सत्कार करें। वास्तव में सत्कार नहीं कर रहे हैं, डांट पिला रहे हैं, लेकिन स्नेह से और सत्कार से, प्यार से इंसल्ट करते हुए कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे लेखक को इस बात का एहसास हो कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इधर उधर भटकने से या मित्रों के साथ खेलने से शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, मन लगाकर पढ़ो। और वो क्या शिक्षा देते थे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिए। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो एरा गेरा नथु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने खूंखा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं सीखते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं उसके पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? बड़ा भाई दादा की कमाई, खेलना कूदना और स्वयं का अनुभव सब कुछ बताते हुए ये आशा करता है कि छोटा भाई जो है वह दोस्तों के साथ इधर उधर भटकना बंद कर दे और खेलने में अपना ध्यान लगाए। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से है? जो अपराध करेगा वही लताड़ सहेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती हुई बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट मैंने एक टाइम टेबल बना डाला। बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? नक्शा बनाना पड़ता है, यानी दृढ़ निश्चय किया था कि अब मैं पढ़ूंगा। पहले तो सोचा कि भैया इतना डांटते हैं तो चला जाऊं गांव, मेरे बस का ही नहीं है इतना घंटा पढ़ना, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद निराशा के बादल छट गए और लेखक ने एक टाइम टेबल बनाना शुरू किया।
टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। खेल कूद के लिए कोई समय नहीं, मतलब हर समय मत खेलो, कभी ना खेलो। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। टाइम टेबल है ये, कितना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया है देखो। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। खेल कूद को तो कहीं स्थान ही नहीं दिया लेखक ने, क्योंकि भाई साहब की डांट का बड़ा गजब असर था। मगर टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की भी याद नहीं रहती थी। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का एक बार फिर अवसर मिल जाता था। मैं उनके साय से भी भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर भी ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, वैसे ही मैं फटकार और दुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। लेखक को खेल कूद में इतना आनंद आता था कि भाई साहब की डांट, उनके द्वारा की गई फजीती, सब कुछ याद आता टाइम टेबल बनाते। लेकिन जब उसको फॉलो करने का टाइम आता तो उन्हें फुटबॉल और खेल का मैदान, कबड्डी के दाव, ये सब कुछ याद आता। और इन कबड्डी के दाव पेचों में, मैदान की तरफ से आने वाली आवाजों में वो इस कदर खो जाते कि पढ़ाई का टाइम टेबल एक तरफ रह जाता और भाई साहब, छोटे भाई साहब खेलने चले जाते। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले 3 साल का अंतर था, देखो भाई साहब फेल होते हैं इसीलिए इतना अंतर कम हो जाता है। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब वे मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, आत्मसम्मान भी बढ़ा। लेखक को स्वयं के ऊपर अभिमान हो गया और आत्मसम्मान भी बढ़ने लगा कि देखो, मैं तो खेलते हुए कक्षा में प्रथम आ गया और भाई साहब जो है वह फेल हो गए। भाई साहब का वह रोब मुझ पर अब न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून चलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेंकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से यह साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर अब नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। इसकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। भाई साहब जो थे, उनकी सहज बुद्धि बहुत अच्छी थी। हाल चाल से ही उन्हें पता चल जाता था कि इसमें अब अकड़ आ चुकी है।
और एक बार ऐसा ही हुआ जब लेखक खेल कर लौट रहे थे और बड़े भाई साहब के साथ आमना सामना हुआ तो उन्होंने पकड़ ही लिया। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल क्या आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, खमन तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उससे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो चाहे कुकर्म करे, पर अभिमान न करे। इतराए तो कभी नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया अपने छोटे भाई पे और उन्होंने रावण इत्यादि का उदाहरण देते हुए उसे समझाया कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, उसे भीख मांग मांग कर मर जाना पड़ा। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। बड़े भाई का मानना था कि तो सौभाग्यवश तुम पास हो गए हो, तुमने कोई इतनी विशेष मेहनत नहीं की थी, इसीलिए तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब एल्जेब्रा और ज्योमेट्री में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरियो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स सोए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुटते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे ही पूछ लेते तो 10 लाख नाम बता देता। देखो इतिहास में भी जॉर्ज पंचम, जॉर्ज चतुर्थ, ऐसे ऐसे चतुर्थ पंचम लगा लगा के एक ही नाम के अनेक व्यक्ति बना दिए। तो बड़े भाई साहब को लगता है कि इनको क्या नाम ही नहीं सोचता था क्या कोई? एक ही एक के नाम के पीछे दोयम चतुरम लगा के आगे बढ़ा दिया। मुझसे पूछते तो मैं अलग अलग नाम बताता, एटलीस्ट हमें पढ़ने के बाद याद रखने में तो आसानी होती कि कौन सा कांड किसके समय में हुआ था। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी
मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, और वो चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों से पढ़ने से क्या फायदा। बड़े भाई साहब को शिक्षकों से एवं शिक्षण पद्धति से, दोनों से एक तरह से प्रश्न है कि इन्होंने ऐसी शिक्षा को क्यों स्वीकार किया जिसमें बच्चे रटते ही रहें और वही लिखें जो कि पुस्तक में कहा गया है। अपने विचार क्यों नहीं वे उत्तर में लिख सकते। हालांकि लिख सकते हैं, परंतु कुछ नियम तो ऐसे हैं, व्यक्ति विशेष का नाम ही चेंज कर देंगे तो उत्तर तो गलत होगा ही, है ना। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अब इनसे पूछिए इसका प्रयोजन। दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में ही कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत करता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो वह चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। प्रश्नों में आपने भी देखा है ना, संक्षिप्त में उत्तर लिखो, और वह संक्षिप्त शायद आपकी रजिस्टर का आधा पेज होता है। और तब आप भी ये सवाल पूछते हो कि अगर ये संक्षिप्त है तो विस्तृत उत्तर क्या होगा। वैसा ही कुछ बड़े भाई को लगता है कि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखना ही अपने आप में समय की बर्बादी है। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, अब संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं। या तो इंसान तेज दौड़ सकता है या धीरे धीरे दौड़ सकता है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव ही नहीं रखते। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने और कितनी उपदेश माला सुननी पड़ती और वह उपदेश कब समाप्त होता। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम।
बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। यानी फिर से लेखक खेलकूद की ओर आकर्षित हुए और भाई साहब की नजरों से चोरी छुपे हॉस्टल से बाहर जाकर खेलने लगे।